Hello everyone, welcome to rectification series of Study Smart IAS PCS. In our today's lecture, we are going to read about environment and science and tech related current affairs. First things first, देखो सबसे पहले एक बात नोट कर लो, डरो मत। आपने बहुत पढ़ाई की, अगर आपने सिर्फ लास्ट के 30 दिन भी पढ़ाई अच्छे से करी है ना तो हो जाएगा। बिल्कुल डरो मत और करंट अफेयर्स की टेंशन मन से निकाल दो। ये मत सोचो मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, आपने सब कुछ पढ़ा है करंट अफेयर्स में, ठीक है। करंट अफेयर्स कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स इट जस्ट अ स्टैटिक इन न्यूज़। स्टैटिक जब न्यूज़ में आता है तो करंट अफेयर्स बन जाता है। तो आपने स्टैटिक अगर अच्छे से पढ़ा है तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लोगे, इसलिए डरो मत। और कमेंट्स में पहले लिखो करंट अफेयर्स डन डन डन। खुद को कॉन्फिडेंस दिलाओ, करंट अफेयर्स हो गया है, डन डन डन, ठीक है। इस तरह से लिखो, खुद को बिलीव दिलाओ दैट यू हैव कंप्लीटेड करंट अफेयर्स। बाकी ये लेक्चर एज अ रिवीजन यूज़ करो कि आपको फोमो ना हो। आपने पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, एक लेक्चर अभी आएगा, एक शाम को 4 बजे आएगा और हम पूरा करंट अफेयर्स आपका रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फटाफट। देखो करंट अफेयर्स के सोर्सेज हमने PT 365 लिए हैं विजन IAS के, इंडिया ईयर बुक और फाइनल लैब, ये सारे सोर्सेज हैं। इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं वो सारी चीज़ें इस कंपाइलेशन में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ें हमने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टैटिक है वही कवर किया है, क्योंकि UPSC न्यूज़ नहीं पूछेगा, UPSC बैकग्राउंड पूछता है, राइट। तो हमने बैकग्राउंड वाला सारा इन्फो कवर किया है। साइंस एंड टेक में तो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ रहेगी, ठीक है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहले वाटर वेपर के बारे में देख लो कि वाटर वेपर जो है लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। वाटर वेपर लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। वहीं पे अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम, उसके बाद मीथेन, फिर निट्रस ऑक्साइड, फिर HFCs, PFCs और SF6, ठीक है। देखो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है, कौन सी गैस में कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को ट्रैप, कौन सी गैस में कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो बेस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कंपैरिजन इसी से करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को 1 माना जाता है, बाकी कंपैरिजन इसी से होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में, किसका कितना पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में, राइट। तो CO2 के बाद मीथेन का 25 है, ठीक है, N2O का 298 है और HFCs का 1K से 10K तक जाता है, उसके ज़्यादा उसके बियॉन्ड ये हैं, राइट। तो ये एक बार देख लेना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में। ब्लू कार्बन की बात करें तो जो ब्लू कार्बन है वो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कार्बन जो कहाँ स्टोर है, कोस्टल या मरीन इकोसिस्टम में, ठीक है। ये ब्लू कार्बन हो गया, राइट, कोस्टल या मरीन इकोसिस्टम में, राइट, जहाँ पे वेव्स आती हैं, आती जाती रहती हैं। स्टैटिक वाटर में नहीं, मैंग्रोव्स, टाइडल मार्शेस, सी ग्रासेस, मिडोज, ये सब क्या करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं अपने अंदर। तो ब्लू कार्बन तो ये हो गया जो स्टोर्ड कार्बन है कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम में। टील कार्बन क्या है, टील कार्बन है जो वेटलैंड्स में कार्बन स्टोर होते हैं, नॉन टाइडल वेटलैंड्स जहाँ पे वेव्स नहीं आती, टाइड्स नहीं आती, ठीक है। वैसे वेटलैंड्स जो होते हैं जैसे मार्शेस हो गए, स्वैम्प्स हो गए, पीटलैंड्स हो गए, इन सब जगहों पे टील कार्बन स्टोर होता है। रिसेंटली इंडिया की पहली स्टडी हुई है जिसमें टील कार्बन को पाया गया, कहाँ पे, केवलादेव नेशनल पार्क में, राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क है, वहाँ पे मिला है टील कार्बन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना, शायद क्वेश्चन आ जाए। ब्लू कार्बन टील कार्बन में डिफरेंस याद रखना, नाम से ही पता लग रहा है वैसे तो डिफरेंस। पर्पल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो इंडस्ट्रियल एमिशंस की वजह से निकलता है, ठीक है। जो एयर में और इंडस्ट्रियल एमिशंस की वजह से कार्बन कैप्चर होता है उसको पर्पल कार्बन कहते हैं, ठीक है। ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ बेनिफिशियल, ठीक है। अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है तो बेनिफिशियल है, अगर ओजोन ट्रोपोस्फेयर में है तो पॉल्यूटेंट है। मतलब हम यहाँ रहते हैं धरती पे, तो हमारे ही आसपास अगर ओजोन आ गया, ट्रोपोस्फेयर में नीचे ही ओजोन है, ठीक है, मतलब हमारे ज़मीन से लेकर 6 माइल्स तक अगर ओजोन है तो वो हार्मफुल है हमारे लिए, वो पॉल्यूटेंट की तरह है। लेकिन उसके ऊपर अगर 6 माइल्स से लेकर 30 माइल्स तक स्ट्रेटोस्फेयर में अगर ओजोन है तो फिर वो बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि वो हार्मफुल UV रेज को अर्थ तक पहुँचने से रोकता है, UV रेडिएशंस को अर्थ तक पहुँचने से रोकता है ना। तो क्या होता है कि सनलाइट फॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉयज ओजोन। सनलाइट क्या होती है, सनलाइट की वजह से ही ओजोन फॉर्म होता है और सनलाइट की वजह से ही ओजोन डिस्ट्रॉय होता है। जब कोल्ड कंडीशन होती हैं तो वहाँ पे वो डिप्लीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है ओजोन का, राइट। तो याद रखना कि जब डिप्लीशन ओजोन का ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अर्थ पे ज़्यादा UV रेडिएशन आएगा, अर्थ पे और ज़्यादा UV रेडिएशन आएगा, राइट। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो, और UV रेडिएशन आती है तो क्या होता है, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर हैम्पर होता है, राइट, हमारी हेल्थ हैम्पर होती है। तो UV रेडिएशन बहुत खतरनाक है हम लोग के लिए, इसलिए
ओजोन लेयर होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में तो पॉल्यूटेंट है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। ओजोन होल फॉर्म हो जाता है, अगर ओजोन डिप्लीशन बहुत बढ़ जाता है तो ओजोन होल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिका वाले रीजन में। जब ओजोन का लेवल बिलो 220 डॉप्सन यूनिट हो जाए तो उसको ओजोन होल कहते हैं, राइट। याद रखना, बिलो 220 डॉप्सन यूनिट अगर हो गया तो उसको ओजोन होल बोला जाएगा। नेक्स्ट इज, ये सारे ओजोन के रिलेटेड कन्वेंशन एक जगह दे दिए हैं, इसको देख लेना। वियना कन्वेंशन 1985, सबसे पहला कन्वेंशन यही था ओजोन प्रोटेक्शन को लेके, कि ओजोन जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, वरना यूवी रेडिएशन आएगा अर्थ पे बहुत ज़्यादा। तो ये जो कन्वेंशन है, सिर्फ याद रखना, ये जैसे वियना कन्वेंशन इज जस्ट अ कन्वेंशन, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, लीगली बाइंडिंग नहीं है वियना कन्वेंशन, राइट, 1985 का। उसके 2 साल बाद एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें कहा गया कि जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी की वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है, तो इनको फेज आउट करेंगे और इसकी जगह HFCs को लाएंगे, ठीक है। 1987 के मोनोट्रियल में हुआ कि CFCs को हटाओ, CFCs को और HFCs को लाओ, ठीक है। तो 1987 में तो ये हुआ। अच्छा, मोनोट्रियल है कहाँ पे? कनाडा में है, राइट। उसके बाद 2016 में सबको रियलाइज़ हुआ कि HFCs जो हमने यूज़ करना शुरू किया था मोनोट्रियल प्रोटोकॉल के बाद, उनकी वजह से तो ग्रीन हाउस एमिशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ग्रीन हाउस गैस है वो एक बहुत पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है। तो किगाली अमेंडमेंट में कहा गया कि अब HFCs को भी रिड्यूस करना है, 2047 तक 80 से 85% HFC का यूजेस रिड्यूस करना है, ठीक है। ये किगाली अमेंडमेंट में बात की गई 2016 में। किगाली कहाँ पे है? रवांडा में है। इनकी जगह भी याद रखा करो, जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन पढ़ते हो ना, मॉन्ट्रियल कहाँ है, वियना कहाँ है, किगाली कहाँ है, कई बार ऐसे मैच करने को दे देते हैं एग्जाम्स में। तो रवांडा में किगाली है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, राइट। अच्छा, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, ये चीज़ याद रखो। नेक्स्ट इज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की बात हो रही होगी ना। तो एक्चुअली इसका काम क्या है, जो UNFCCC है उसका एक टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म है, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, तो उसको टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म बोलते हैं। UNFCCC का एक टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म है। उस टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए यही बॉडी काम आती है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन आर्म है ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ UNFCCC, ठीक है। UNFCCC का जो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म है उसका इम्प्लीमेंटेशन आर्म है ये क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क्स, CTCN। अच्छा, याद रखना कि ये किसके, कौन इसको होस्ट करता है, इसकी मीटिंग वगैरह होती है तो UNEP इसको होस्ट करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और यूनिडो का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही तो ये भी तो रहेगा ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला ऑर्गेनाइजेशन। तो UNEP और यूनिडो मिलके इसको होस्ट करते हैं। यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नायरोबी में है। इस तरह से आप कॉम्प्रिहेंसिवली हम आपको सब कुछ कवर करवा देंगे, राइट। इट प्रमोट्स द एक्सेलरेटेड ट्रांसफर ऑफ एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी, जितनी भी आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, ठीक है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, उन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और उनको ट्रांसफ़र करना, वही इसका मकसद है CTCN का, राइट। यानी कि कार्बन रिजिलियंट डेवलपमेंट करना। जैसे डेवलपिंग कंट्री की बहुत डिमांड होती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो कार्बन रिजिलियंट हो, एनवायरमेंटली साउंड हो, आप लोग हमें प्रोवाइड करवाइए टेक्नोलॉजी। तो इसका वही काम है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। और डेवलपिंग कंट्री जब डिमांड करें ऐसी किसी टेक्नोलॉजी की, तो फटाफट से डेवलप करके ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलपिंग कंट्री में ट्रांसफर किया जाए। तो बेसिकली इट्स अ डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म। तो स्टेटमेंट भी आ सकता है कि CCTN इज ए डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म, डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म। तो कंफ्यूज मत होना, येस इट इज़ अ डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड करती हैं ना डेवलप्ड वर्ल्ड से कि हमें टेक्नोलॉजी दीजिए जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं, जो क्लाइमेट रिजिलियंट हो, तो फिर हम अपने देश में उसको लागू करेंगे। तो यही बॉडी होती है जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में हेल्प करती है, UNFCCC की, राइट। ये बॉडी इस्टेब्लिश कब की गई थी? COP16 में, कानकुन में, इन 2010। और ऑपरेशनलाइज कब से है? 2014 से, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑपरेशनलाइज्ड ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स इन इंडिया। एयरपोर्ट से रिलेटेड आई गेस लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, राइट। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स की बात हो रही है। ग्रीन फील्ड का मतलब ऐसे एयरपोर्ट जो स्क्रैच से बनाए जाएँ। स्क्रैच से बनाने का मतलब जहाँ पे जो ऐसे लैंड पे जो पहले यूज़ ही नहीं हुआ कभी, एकदम खेत खलिहान थे, वहाँ पे बिल्कुल ज़मीन खरीद के वहाँ पे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उसको ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। व्हाट इज़ ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर? ब्राउन फील्ड मतलब पुराने किसी एसेट को फिर से रिन्यू किया जाए। एयरपोर्ट समझ लो कोई पुराना है, उसको फिर से डेवलप किया जा रहा है, तो वो ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट होगा, राइट। तो याद रखना ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में डिफरेंस। ग्रीन फील्ड बिल्कुल स्क्रैच से बनाई जाती हैं चीज़ें, उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंडिया में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के नाम दिए गए हैं और उनके एसोसिएटेड स्टेट्स दिए गए हैं। इसको देख लो, ऐसे क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी आया था। तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट है,
नाम याद रख लेना, ठीक है। शिरडी तो पता ही है महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग पता ही है महाराष्ट्र में है, पाक्योंग सिक्किम, नाम से ही लग रहा है कि पाक्योंग सिक्किम में ही होगा, कन्नूर केरला, ठीक है, कालाबुर्गी कर्नाटका, नाम से पता लग रहा है कालाबुरागी कर्नाटका, ओरवाकल याद रख लेना आंध्र प्रदेश में है, ओरवाकल आंध्र प्रदेश, ओरवाकल आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुशीनगर, कुशीनगर यूपी में है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है, दोनियो पोलो एयरपोर्ट, राइट। फिर मोपा ढोलेरा, मोपा गुजरात में है, मोपा गोवा में है, ढोलेरा गुजरात में है, राइट। राजकोट हिरासर ये गुजरात में है, ये सबसे लेटेस्ट यही ऐड हुआ है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में, ठीक है। ये देखो डोनियो पोलो वाला लास्ट ईयर पूछा गया था, इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ जगह का नाम नहीं, एयरपोर्ट के भी नाम याद कर लेना, ठीक है। राजकोट हिरासर गुजरात में है, मोपा गोवा में है, ढोलेरा गुजरात में है, राइट। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखो। नेक्स्ट इज 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज। ये 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज क्या है? ये यूथ को, जो यंग है हमारे देश, हम पूरे वर्ल्ड वाइड इनफैक्ट जो यूथ है 10 साल से लेकर 30 साल तक का यूथ, टू एक्ट फॉर SDGs 6, 12, 13, 15, 6, 12, 13, 15 इन चारों SDGs को इनकरेज करना है, मतलब इनके लिए एक्शन लेना है यूथ को, याद रखना यही इनिशिएटिव है, राइट। अब यहाँ पे आपको मौका मिला है, एक बार SDGs रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सबसे पहले देखो कैसे SDGs को याद करना होता है। सबसे पहले आपको गरीबी हटानी है। इंडिया में सबसे पहला नारा क्या लगा था? गरीबी हटाओ। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। गरीबी अगर हटेगी तो लोगों की भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ज़ीरो पॉवर्टी और रिड्यूस्ड हंगर। तो याद रखना पहले गरीबी मिटाओ, फिर भूख मिट जाएगी अपने आप, और भूख मिट जाएगी तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, राइट। तो 1, 2, 3 याद हो गया। पहले गरीबी मिटी, फिर भूख कम हुई, और फिर आपकी हेल्थ अच्छी हो गई। हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका पढ़ाई लिखाई मन लगेगा, तो आप एजुकेशन लेने जाओगे, राइट। और एजुकेशन जब लेने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ तो लड़के लड़की सब इक्वल है, तो जेंडर इक्वलिटी की बात हो गई, राइट। और जब आप एजुकेशन जाओगे तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आपको हमेशा हैंड वॉश करना है, क्लीन वाटर, क्लीन सैनिटेशन, इन सब की बातें सिखाई जाएंगी, राइट। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। एजुकेशन लेने गया तो आपको ये सब चीज़ें शुरू हुई, ठीक है। फिर आपको बारी आई इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने की। लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने की बारी आई, उससे पहले आपको सिखाया गया कि हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज़ करना। इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्सा बनने जा रहे हो ना, हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना, ठीक है। ये चीज़ आपको सिखा के भेजा गया। फिर आप इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह में पार्टिसिपेट करने लगे। जब इकोनॉमिक ग्रोथ में आपने पार्टिसिपेट किया तो फिर आपने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप करी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़, रोड वगैरह बनाई, इंडस्ट्रीज़ बनाई, ठीक है। तो ये 9 तक कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बाद कहीं पे इनइक्वलिटी ना आने पाए, ऐसा ना हो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की हो जाए, इसलिए इनइक्वलिटी ना आने पाए। इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद, इंडस्ट्रीज डेवलप होने के बाद इनकम इनइक्वलिटी ना हो जाए, तो इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना है। ये 10 है हमारा। एक चीज़ आया ध्यान रखनी है कि अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया इंफ्रा का, पहली बात तो इनइक्वलिटी ना होने पाए, और जो हम सिटीज़ वगैरह डेवलप कर रहे हैं वो सस्टेनेबल सिटी रहें, वहाँ पेड़ पौधे भी रहें और अच्छी बिल्डिंग्स भी रहें, दोनों रहें, ठीक है। तो इनइक्वलिटी नहीं होगी, और जो सिटीज़ बना रहे हैं हम वो सब सस्टेनेबल रहेंगी, पेड़ पौधों से रहेंगे, अच्छी अच्छी हाईटेक बिल्डिंग भी रहेंगी, राइट। तो 11 तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब इतनी सारी पॉपुलेशन सिटीज़ में रहेंगी तो बहुत सी डिमांड बढ़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी चीज़ों की, और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होगा चीज़ों का। तो दोनों ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करें, और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस करें। या सपोज हम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं तो बिजली हम बचा के कंज्यूम करें, और प्रोड्यूस भी हम सस्टेनेबल तरीके से करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से करें। तो इसलिए ये बनाया गया, कंजम्पशन और प्रोडक्शन का जो वो है साइकिल, वो सस्टेनेबल रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली, और लोगों को अच्छी खासी शिक्षा दे दी कि क्या क्या करना चाहिए, तो हमारा ध्यान ग्लोबल लेवल पे जाता है कि अब वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहली बात हमें क्या करना है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करना है वर्ल्ड को, क्लाइमेट चेंज से, राइट। क्लाइमेट चेंज से जब प्रोटेक्ट करना है तो पहले आप बात करोगे समुद्र के अंदर की, और उसके बाद बात करोगे धरती के ऊपर की। क्लाइमेट चेंज से बचाना है पहले समुद्र के अंदर, फिर धरती के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जब क्लाइमेट चेंज वगैरह हो जाएगा, सही से रहेगा, तो फिर हमें बात करनी है लास्ट में पीस एंड जस्टिस की। इसलिए यहाँ एक कबूतर बनाया है, एक हथौड़ा बनाया है, ठीक है। पीस एंड जस्टिस, पीस रहे पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में सबको जस्टिस मिले, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे वर्ल्ड को पार्टनर बनना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। इसलिए लास्ट गोल है पार्टनरशिप 17। इस तरह से करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपने माइंड में बिठा लो, फिर कभी नहीं भूलेगा, राइट। नेक्स्ट इज
कार्बन फार्मिंग मतलब ऐसे मैकेनिज्म्स जिससे सॉयल में कार्बन को सेक्वेस्टर किया जा सके, मतलब सॉयल में कार्बन को स्टोर किया जा सके और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज 4/1000 इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव 2015 में लॉन्च किया गया था एट COP21। इसमें क्या किया गया कि सॉयल में जो कार्बन है उसको इंक्रीज करना है बाय 0.4% एनुअली। ये फिगर याद रखना, यहीं पे ये UPSC जो है खेला कर देता है, राइट। तो 0.4% एनुअली है ये 4/1000 इनिशिएटिव। तो 4 दिख रहा है और यहाँ पे 0.4 दिख रहा है, राइट। 4/1000 ऐसे करके देख लेना, 0.4%, राइट। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट नाम से पता चल रहा है कि एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करता है टू फाइनेंस एक्टिविटीज़ सच एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रीस्टोरेशन, ठीक है, डिलीवर नेट पॉजिटिव बायोडाइवर्सिटी गेन्स। मतलब ये प्राइवेट कंपनीज को एक क्रेडिट दिया जाता है ताकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस कर सकें जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर रही हैं, रिस्टोरेशन कर रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव बायोडाइवर्सिटी गेन्स हो रहे हैं। तो मेनली प्राइवेट कंपनीज़ के लिए है ये बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज इन क्रेडिट्स को परचेज कर सकती हैं ताकि वो अपने बायोडाइवर्सिटी गोल्स को या नेचर के प्रोटेक्शन वाले गोल्स को, कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें, ठीक है। और ये बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट क्या है? बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट, देखो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट और बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट में डिफरेंस है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट क्या करता है? आपको क्रेडिट देता है कि आप जाके प्लांट्स लगाओ, रिस्टोर करो, आपके जो भी एनवायरमेंट के कमिटमेंट है उनको फुलफिल करो। लेकिन बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट क्या है? अगर किसी कंपनी ने ऑलरेडी एनवायरमेंट को नेगेटिव अनअवॉइडेबल नुकसान पहुंचा दिया है तो उसको कंपनसेट करेगी वो कंपनी, ठीक है। तो ये एक तरह का कंपनसेशन मैकेनिज्म है बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट, ठीक है। तो ये कंपनसेशन मैकेनिज्म है बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट, और ये क्रेडिट जो है इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको देख लेना, राइट। नेक्स्ट इज 2025 को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं तो ग्लेशियर को प्रिजर्व करना है हमें, राइट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो कब लॉन्च किया? किसने? इंडिया ने लॉन्च किया और फ्रांस ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? COP21 में। COP21 में और क्या हुआ था? ये हुआ था आपका 4/1000 इनिशिएटिव, राइट। और देख लो यहाँ पे बात हो रही है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? गुड़गांव में है। क्या इसमें नॉन ट्रॉपिकल कंट्रीज ज्वाइन कर सकती हैं? यस, कर सकती हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकती, ठीक है। नॉन ट्रॉपिकल कंट्रीज ज्वाइन तो कर सकती हैं बट दे कांट वोट, इतना याद रखना। नाउ व्हाट इज फर्स्ट मूवर्स कोalition? ये फर्स्ट मूवर कोalition जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड US का इनिशिएटिव है, ठीक है। इसमें इंडिया भी मेंबर है। फर्स्ट मूवर कोalition, इसमें देख लो इसका मतलब क्या है? डीकार्बोनाइजिंग वर्ल्ड्स हैवी एमिटिंग सेक्टर्स, क्रिएटिंग अर्ली मार्केट्स फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड में जितने भी हैवी एमिटिंग सेक्टर्स हैं उनको जो है डीकार्बोनाइज करना है और अर्ली मार्केट प्रिपेयर करना है फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो कि ग्रीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मूवर कोalition यही है। नेक्स्ट इज फिट फॉर 55। ये फिट फॉर 55 इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का। इनका टारगेट है 55% एमिशन को कट करना है फ्रॉम 1990 लेवल्स बाय 2030, ठीक है। फिर आता है यूरोपियन यूनियन का ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लांट। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नेट ज़ीरो टेक बाय 2040, ठीक है। हमें नेट ज़ीरो टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट करनी, जिससे ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे नेट ज़ीरो एमिशन हो। 2040 तक हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना है, उनका प्रोडक्शन स्केल करना है। ये है यूरोपियन यूनियन की ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। देखो इस टेक्नोलॉजी के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसके 4 पिलर हैं। हो सकता है UPSC ये 4 पिलर ऑप्शन में दे दे, तो इनके 4 पिलर्स को देख लो। पहला पिलर है प्रेडिक्टेबल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारे पास प्रेडिक्टेबल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होना चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा, हमारे पास फास्टर एक्सेस टू फाइनेंस होना चाहिए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के लिए फाइनेंस बहुत चाहिए होगा, तो हमें तुरंत फाइनेंस चाहिए। तीसरा, हमें स्किल्स इन्हांस करनी होगी। और चौथा, ओपन ट्रेड एंड रिजिलियंट सप्लाई चेन। एक अच्छी सप्लाई चेन और अच्छा ओपन ट्रेड होना चाहिए ताकि ये चीज़ें पूरे वर्ल्ड में फैलें, राइट। तो 4 पिलर्स हैं ये इस चीज़ के, यूरोपियन यूनियन के ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान के, ठीक है। नेक्स्ट इज चाइना इशूज फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स फॉर CO2 परमिट्स। सिंपल है, चाइना ने क्या किया? CO2 परमिट्स के लिए फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प लॉन्च कर दिए। मतलब किस कंपनी के पास कितना कार्बन क्रेडिट है वो प्रूफ करने के लिए उस पर स्टैम्प लगा दिया जाएगा, उस कंपनी के पास कितना CO2 परमिट है, ठीक है। क्योंकि उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की होंगी जिससे CO2 रिस्टोरेशन हुआ होगा, तो उसको CO2 परमिट मिल गया, कार्बन क्रेडिट मिल गया, तो इसके लिए स्टैम्प बना दिए गए कि आपकी कंपनी को ये स्टैम्प मिला है, मतलब आपके पास CO2 परमिट्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्पेस।
पेस का मतलब है पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, ये इंडिया और यूएस का इनिशिएटिव है फॉर क्लीन एनर्जी में रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए। क्लीन एनर्जी में रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए ये इंडिया और यूएस का इनिशिएटिव है। क्या नाम है? पेस। कब से लॉन्च हुआ है? 2009 से चल रहा है। ठीक है, पेस इनिशिएटिव बहुत बार पढ़ा होगा आपने अपनी स्टैटिक बुक्स में पेस के बारे में। लेकिन पेस एक नासा का भी मिशन है, नासा का पेस मिशन, उससे कंफ्यूज मत करना। नासा का जो पेस मिशन है वो अर्थ के अंदर, जो ओशियन के अंदर और क्लाउड वगैरह में प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करना इसका काम है। सैटेलाइट है एक पेस, एक सैटेलाइट होती है जो प्लैंकटन को, एरोसोल को, क्लाउड को, ओशियन के इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करती है, उस पर नज़र रखती है। ठीक है, तो पेस का फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और इकोसिस्टम, इन सब पे नज़र रख लेंगे। नासा का भी एक मिशन है, सैटेलाइट मिशन है, राइट। नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये सेटअप की गई थी 1992 में, जब रियो समिट हुई थी ना यूएनएफसीसी की, तभी ये एग्जिस्टेंस में आई थी। और इसको जो है कौन एडमिनिस्टर करता है? वर्ल्ड बैंक। क्यों वर्ल्ड बैंक क्यों एडमिनिस्टर करता है? क्योंकि इस फैसिलिटी का काम ही है, ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है ना एनवायरमेंट से रिलेटेड, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का, इसलिए इसको एडमिनिस्टर करता है वर्ल्ड बैंक। इसमें कितने मेंबर है? 184 मेंबर है। इंडिया मेंबर है? यस है। तो ये जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है, ये किसको किसको फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है? एक तो यूएनएफसीसी को, जो कि ग्लोबल वार्मिंग वाला है, एक सीबीडी को, जो कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, एक यूएनसीसीडी को, जो कि डेजर्टिफिकेशन से बचने के लिए बनाया गया है, एक पीओपीस को, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को, जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा मिनामाता कन्वेंशन, जो कि मरकरी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी, मतलब आपको तो नहीं देगी, इन लोगों को देगी। ठीक है, नेक्स्ट इज डायमंड डस्ट। डायमंड डस्ट क्या होती है? एक जियो इंजीनियरिंग मेथड है जिससे सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, सोलर फ्लेयर्स आते हैं, तो उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे डायमंड डस्ट जो है ये कैसे क्या होती है? डायमंड डस्ट, इसको अपर एटमॉस्फेयर में स्प्रे कर दिया जाता है डायमंड डस्ट को। ठीक है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में एरोसोल का इंजेक्शन किया जाता है ना, एरोसोल इंजेक्शन करते हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, वैसे ही डायमंड डस्ट भी है, सेम चीज़ है। इसको स्प्रे किया जाता है अपर एटमॉस्फेयर में। याद रखना, यूपीएससी स्टेटमेंट देगा कि डायमंड डस्ट, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आता है, इज न्यूज़ इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट सनलाइट, या फिर आ सकता है डायमंड डस्ट को लोअर एटमॉस्फेयर में स्प्रे करना होता है, तो वो गलत हो जाएगा, अपर एटमॉस्फेयर में स्प्रे करना होता है। तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये भी उस टाइम दिमाग में सोचा करो, तब चीज़ें याद रह जाएंगी। नेक्स्ट इज आईपीसीसी का AR6 रिपोर्ट है। ये AR6 मतलब 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी। इसके तहत ये बात की गई कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन एनर्जी सेक्टर का है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ का है, उसके बाद एग्रीकल्चर का है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, तो ये नाम रखना। और ये आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूएन की, कोई एनजीओ नहीं है, याद रखना, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूएन की। ठीक है, यहाँ पे ये भी याद रखना कि 40% इंडियंस विल फेस वाटर स्कार्सिटी बाई 2050, आईपीसीसी की रिपोर्ट ने बोला है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, कॉन्सेप्ट ग्लोबल स्टॉकेट का, हो सकता है यूपीएससी इसको पूछ ले। ग्लोबल स्टॉकेट क्या होता है? ये एक एक्चुअली एसेस करने का, टू एसेस प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। यूएनएफसीसी कंट्रीज जो है एक मैकेनिज्म डेवलप किया है ग्लोबल स्टॉकेट का, कि पेरिस एग्रीमेंट में कौन सी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, कितना, उसको एसेस करने के लिए। ठीक है, ये हर 5 साल पे एक तरह का सर्वे किया जाता है। सबसे पहले 2022 में किया गया था, अब अगला 2028 में होगा। तो ग्लोबल स्टॉक याद रखना, यूएनएफसीसी कंट्रीज से रिलेटेड है, वो एसेस करती हैं पेरिस एग्रीमेंट में हुए प्रोग्रेस से रिलेटेड। तो इतना हमने देख लिया। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट है एक, जिसने वार्न किया है कि सी लेवल राइज बहुत तेज़ी से हो रहा है और 6.5 मिलीमीटर पर ईयर बाई 2050। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच सकता है, मे रीच 6.5 mm पर ईयर बाई 2050। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सी लेवल राइज जो है वो डबल हुआ है, लास्ट 30 ईयर में डबल हुआ है। ठीक है, मेनली क्वेश्चन क्या बनेगा इससे कि कौन रिलीज़ करता है इसको? तो बाई इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, बाई इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव रिलीज़ करता है इसको। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये भी पता चला कि जो वेनेजुला है उसमें, उसके बाद एक लास्ट ग्लेशियर बचा था हम्बोल्ट, वो ग्लेशियर भी मेल्ट हो गया। तो वेनेजुला जो है सेकेंड कंट्री बन गई जिसका लास्ट ग्लेशियर भी मेल्ट हो गया। इसके पहले कौन सी कंट्री थी? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया का भी लास्ट ग्लेशियर जो है मेल्ट हो चुका है, और अभी वेनेजुला का भी हो गया। तो वेनेजुला और स्लोवेनिया 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका ग्लेशियर मेल्ट हो चुका है, लास्ट ग्लेशियर, वहाँ ग्लेशियर्स नहीं बचे अब। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि ये UNGA जो है
इसने 2025 से 2034 तक 2025 टू 2034 तक डिकेड ऑफ एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंसेज रखा है। एक्शन लेना है क्रायोस्फेरिक साइंसेज के लिए, ठीक है। यूएनजी का डिकेड है ये। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 वाज रिलीज बाय WMA ड्यूरिंग COP29 इन बाकू, ठीक है। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। तो WMA वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है, इतना ही जानना है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसने रिलीज करी? WMA ने रिलीज करी, ठीक है। एमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? UNEP रिलीज करता है। इसमें सबसे ज़्यादा एमिटर्स कौन है? चाइना, US, फिर इंडिया। इंडिया 3rd नंबर पे है, 4th पे है EU, ठीक है। अच्छा, एमिशंस के बारे में एक चीज़ और इसने बोली है इस रिपोर्ट में कि टेम्परेचर जो है वो राइज कर सकता है 2.6 डिग्री तो 3.1 डिग्री सेल्सियस दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी में टेम्परेचर 2.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर सकता है। इसलिए जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको मस्ट है 40% तक नीचे लाना बाई 2030 तक। मतलब बहुत कम टाइम बचा है अपनी धरती को बचाने के लिए, अकॉर्डिंग टू एमिशंस गैप रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। कौन पब्लिश करता है? जर्मन वॉच, एक थिंक टैंक है, मेनली इन्हीं का रोल रहता है। और भी कुछ थिंक टैंक्स होते हैं बट मेन नाम जर्मन वॉच का याद रखना आप। इसमें इंडिया की रैंक है 10th किस चीज़ में रैंक है इंडिया की? इन एफर्ट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए इंडिया की रैंक फर्स्ट है। याद रखना कि डेनमार्क की रैंक 4th है। तो आप सोचोगे कि फर्स्ट कौन आया? देखो टॉप 3 रैंक्स तो खाली छोड़ा गया क्योंकि कोई भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। तो डेनमार्क को 4th रैंक दी गई डायरेक्ट। नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये भी जर्मन वॉच ही पब्लिश करता है, ठीक है। मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2, ओजोन, PM10, PM2.5, NH3, ये क्या है? एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, इनका देख लेना नाम। और एयर पॉल्यूटेंट्स और क्या क्या होते हैं? लेड, आर्सेनिक, निकल, एक्रोलीन, एस्बेस्टोस, बेंजीन, ये सब एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। एयर पॉल्यूटेंट की बात हो रही तो याद रखना नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स और NACS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये कौन रिलीज करता है? CPCB, ठीक है। CPCB जो होती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और MOEFCC, ये दोनों मिलके इसको NACS वगैरह को कंट्रोल करते हैं। NACS इसी के अंदर बनाया ही गया है। कौन से एक्ट के अंदर? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। इसका ईयर भी याद रखना है इस एक्ट का। और ये जो NACS है ना, ये नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम बाई CPCB, ये मॉनिटर करता है NACS को। NACS को मॉनिटर कौन करता है? CPCB का एक प्रोग्राम है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, वो इसको मॉनिटर करते हैं। तो NACS के अंदर 12 पॉल्यूटेंट्स हैं। पहला तो लेड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, बेंजोपायरिन, ये हैं, इनके नाम याद रख लेना। बाकी तो कॉमन वाले हैं, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, ओजोन, ठीक है, NH3, ये सारे भी हैं, तो इनका नाम याद रखना, राइट। फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का सफ़र भी है, ये भी एयर क्वालिटी को और वेदर फोरकास्टिंग के लिए बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। फिर है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, ये सिर्फ NCR रीजन में और एडजॉइनिंग एरियाज़ के लिए बनाया गया है। किसने बनाया है? इसने EPCA को रिप्लेस कर दिया। पहले EPCA नाम की बॉडी थी, उसको रिप्लेस करके CAQM बना दिया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और CPCB जो है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब बनी थी? वाटर एक्ट 1974 में। वाटर एक्ट 1974 के थ्रू CPCB बनाया गया था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, याद रखना इसको। आपको कई बार लगेगा कि एयर पॉल्यूशन एक्ट ने बनाया CPCB को, बट नहीं, वाटर एक्ट के तहत बनाया 1974 में, ठीक है। नेक्स्ट इज NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसमें 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है NCAP में। इसके तहत एक पोर्टल बनाया गया है, प्राण पोर्टल। प्राण पोर्टल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण भी होता है जिसमें सूरत की फर्स्ट रैंक आई है, जबलपुर, आगरा, ये सब बेस्ट है, ठीक है। मिलियन प्लस सिटीज़, मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाले सिटीज़ में सूरत, जबलपुर, आगरा बेस्ट है। फिर CCAC देख लो। CCAC मतलब क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, ये भी UNEP के अंडर इनिशिएटिव है। इनमें शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो बहुत कम लाइफ दिन पॉल्यूटेंट्स की होती है, जैसे मीथेन, HFCs, इनको टारगेट किया जाता है। PM एमिशंस की बात करते हैं। PM एमिशंस किस किस चीज़ से होते हैं? क्रॉप बर्निंग से होते हैं, ठीक है। तो क्रॉप बर्निंग में सबसे ज़्यादा कौन से क्रॉप की बर्निंग जो है PM पार्टिकुलेट मैटर्स का एमिशन करती है? सबसे ज़्यादा शुगर केन की क्रॉप करती है पार्टिकुलेट मैटर्स का एमिशन, ठीक है। उसके बाद मेज़, फिर कॉटन, फिर राइस, फिर व्हीट। आप ये स्टार्टिंग के 2 याद रखना, शुगर केन और मेज़ सबसे ज़्यादा करते हैं एमिशन। अच्छा, राइस का जो रेसिड्यू होता है वो 43% ऑफ इंडिया का क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली क्रॉप बर्निंग राइस की वजह से ही होती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट SO2 एमिटर ग्लोबली। सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का एमिटर कौन है? इंडिया है। टॉरेफैक्शन क्या होता है? टॉरेफैक्शन मतलब
राइस स्टेवर को बायोकोल में कन्वर्ट कर देना यूजिंग स्वेडिश टेक्निक, ये अच्छा तरीका है ना। फिर गोंडवाना कोल की बात करें तो गोंडवाना कोल जो होता है वो 99% उसमें हाई ऐश होती है और लो सल्फर होता है। टर्शरी कोल जो नॉर्थ ईस्ट के होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं, वो बहुत यंगर है, उसमें लेस कार्बन होता है और बहुत मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो टर्शरी कोल जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो ऐसे होते हैं। याद रखना गोंडवाना कोल कब फॉर्म हुआ था, पैलियोजोइक एरा में 200 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर आती है बात, ये पावर प्लांट में पावर कंट्रोल वाला लगा है, पावर कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग एल मतलब लो नॉक्स बर्नर, OFA मतलब ओवर फ्री एयर सिस्टम, मतलब पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा हवा चला दी, इंजेक्ट कर दी एडिशनल एयर, ठीक है, CFBC सर्कुलेटिंग फ्लूइड बेड कंबस्जन, और लाइमस्टोन इंजेक्शन, मतलब ये सारी टेक्नोलॉजीज पावर प्लांट में यूज़ होती हैं ताकि पावर प्लांट से रिलीज होने वाला पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन टेक्नोलॉजीज़ का नाम याद रखना, ऐसे आएगा, ये टेक्नोलॉजीज आर रिलेटेड टू पावर प्लांट पॉल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स, ठीक है, इतना याद रखना इसके बाद। अब इसके आगे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इसको फटाफट देख लो। रेडॉन क्या है, रेडियो एक्टिव गैस है जो सॉइल में मिलती है। क्लाउड सीडिंग क्या है, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस, इनको यूज़ करके क्लाउड सीडिंग की जाती है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि क्लाउड में सुपर कूल्ड वाटर होना चाहिए अगर क्लाउड सीडिंग करनी है तो। इसमें अगली चीज़ दी गई कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है उसमें अगर किसी भी वाटर में अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो 8 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो वो हेल्दी वाटर है, मतलब ऑक्सीजन इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड और केमिकल ऑक्सीडेशन, इसमें क्या डिफरेंस होता है। BOD मतलब कि जो ऑक्सीजन माइक्रोब्स को चाहिए टू डिग्रेड ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। COD मतलब जो ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडाइज करने के लिए सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। तो BOD में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है वो किया जा रहा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट की डिग्रेड किया जा रहा है। लेकिन COD में बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल दोनों को जो है डिग्रेड किया जा रहा है, इसलिए COD जो है वो BOD से ज़्यादा ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि केमिकल ऑक्सीडेशन इज मच मोर फास्टर दैन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस तरह से इनको याद रखना। नाइट्रेट्स इन वाटर कॉल्स ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट की वजह से होता है, इसको मिथेलोग्लोबिनिया में भी बोलते हैं। DCPA डेक्थाल, ये एक हार्बिसाइड है जो अफेक्ट करता है फीटल के ब्रेन को और मोटर डेवलपमेंट को, एक तरह का डिजीज़ है, ठीक है, एक हार्बिसाइड है DCPA जो कि अफेक्ट करता है ब्रेन को, फीटल के। अच्छा, फीटस अगर इसको एक्सपोज हो गया ना तो उसका बर्थ से ही बहुत कम वेट होगा, किसी छोटे जो नवजात शिशु होते हैं उनका जन्म से ही कम वेट होगा और उनका ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, IQ डिक्रीज रहेगा, क्योंकि उनको बचपन में कोई हार्बिसाइड कहीं से अफेक्ट कर गया ब्रेन में। तो ये चीज़ याद रखना। वेस्ट के रूल्स 2022 में आए हैं, जिसने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको लिए डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, कब से, वेस्ट रूल्स 2016 के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वेस्ट को रिसाइकिल करने की, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाइड्रोजेल का मतलब क्या है, हाइड्रोजेल एक वाटर एब्जॉर्बिंग, बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला एक 3D पॉलीमर नेटवर्क है, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ड्रग डिलीवरी कंट्रोल्ड करने में, माइक्रो प्लास्टिक रिमूवल में और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हाइड्रोजेल का यूज़ होता है। ऑटो ट्रैक एक पोर्टेबल वाटर पॉल्यूटेंट डिटेक्टर है, वाटर पॉल्यूटेंट को डिटेक्ट कर लेता है, और किसने डेवलप किया है, IIT बॉम्बे ने। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज बैग, पैसिफिक ओशियन में एक ओशियन गायर है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट फ्लोट कर रहा है, बह रहा है खुलेआम। ग्लो लीटर पार्टनरशिप, ये IMO और FAO इन दोनों का इनिशिएटिव है। क्यों, मरीन प्लास्टिक के जो लीटर है उसको कम्बैट करना है, उसको हटाना है, ठीक है। तो ग्लो लीटर पार्टनरशिप, ग्लोबल लीटर, जितना मरीन में लीटर है सबको हटाना है। मार्पोल कन्वेंशन, ये भी IMO का ही है। प्रिवेंट शिप रिलेटेड मरीन पॉल्यूशन, जो शिप जाती है ना मरीन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, उन सबसे पॉल्यूशन होता है, उसके लिए मार्पोल कन्वेंशन 1973 का। लंदन कन्वेंशन क्या है, ये भी मरीन पॉपुलेशन बाई वेस्ट डंपिंग एट सी, जो सी में लोग वेस्ट फेंक देते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए लंदन कन्वेंशन है। होनोलुलु स्ट्रेटजी क्या है, मरीन डेब्रिस के इम्पैक्ट को ग्लोबली कम करना। अच्छा, इंडिया में ग्राउंड वाटर की क्या हालत है, लार्जेस्ट ग्लोबल यूज़र है इंडिया ग्राउंड वाटर का, US और चाइना को पीछे छोड़ दिया है। 25% एक्सट्रैक्शन करता है, 90% इरीगेशन के लिए और 10% डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाई गई है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। हर अथॉरिटी का हेडक्वार्टर जरूर ध्यान दे दिया करो, हेडक्वार्टर में UPSC गलत दे देता है और स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में है ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का हेडक्वार्टर।
फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है। सेंट्रल वाटर कमीशन भी नॉन स्टैट्यूटरी है, याद रखना ये तो स्टैट्यूटरी है और ये दोनों नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए है। फिर रिवर सिटीज़ अलायंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है, 2021 से स्टार्ट किया गया, 2021 से। इसका मतलब कि सभी जो इंडियन रिवर सिटीज़ हैं, ठीक है, उनको सस्टेनेबल अर्बन रिवर मैनेजमेंट किया जाए। सिटीज़ हैं उनको नदियाँ जो उसमें बह रही हैं उनसे जोड़ा जाए और सब आपस में नदियाँ लिंक हो, सिटीज़ और नदियाँ आपस में एक दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो दोनों में, ठीक है, सिम्बायोटिक, दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें। तो इस तरह से अर्बन रिवर मैनेजमेंट रिवर सिटीज़ अलायंस के तहत किया जा रहा है और सभी इंडियन रिवर्स इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकती हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इसको कौन मैनेज कर रहा है? ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। पार्टिसिपेशन, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो, कंपनी हो, ठीक है। 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 1 ट्री, ठीक है। पोस्ट वेरिफिकेशन आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी है इसमें, ठीक है, उसने अगर सपोज कहीं पे आप गए, कहीं पे आपने एक पेड़ लगा दिया, तो ये लोग 2 साल बाद उस पेड़ को वेरीफाई करेंगे वो सच में उग गया कि नहीं। फिर 2 साल बाद आपको एक क्रेडिट मिल जाएगा। उस क्रेडिट को पहले तो वेरीफाई किया जाएगा कि जो एजेंसी है या आप हो, सच में आपको एक क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं। अगर आपको एक क्रेडिट मिल गया तो उस क्रेडिट को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए, ठीक है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिपोर्टिंग के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कंपनियाँ यूज़ कर सकती हैं, और बियॉन्ड ट्री प्लांटिंग वाले जो एरियाज हैं उसमें वाटर मैनेजमेंट कर सकते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। जहाँ पे ट्री नहीं लगा जा सकते वहाँ पे ये सब काम तो कर सकते हो ना, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए इस क्रेडिट का यूज़ हो सकता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये देख लेना कहाँ कहाँ इस क्रेडिट को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये क्रेडिट अगर मिल गया वेरिफिकेशन वगैरह के बाद तो इन सब चीज़ों पे ही यूज़ किया जा सकता है। यूपीएससी इनको ऑप्शन में दे देगा, राइट। वेस्ट टू एनर्जी मेथड्स 3 तरह के होते हैं। इंसिनरेशन, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होती है। पायरोलिसिस, जिसमें ऑक्सीजन के बिना बर्निंग होती है वेस्ट की, ठीक है। इंसिनरेशन में वेस्ट को बर्न किया जाता है विद ऑक्सीजन, पायरोलिसिस में वेस्ट को बर्न किया जाता है विदाउट ऑक्सीजन, और गैसिफिकेशन में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के साथ वेस्ट को बर्न किया जाता है, और बायोमेथनेशन में वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर कुछ कन्वेंशंस है एनवायरमेंट रिलेटेड, इनका देख लेना कौन सा किससे रिलेटेड है। स्टैटिक का पार्ट है, स्टॉकहोम POP से रिलेटेड है। बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री हजार्डस वेस्ट रिलेटेड है। रॉटरडैम कन्वेंशन हजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड्स से रिलेटेड है। मिनामाता कन्वेंशन मैंने बता दिया, मरकरी से रिलेटेड है। वॉशिंगटन कन्वेंशन इंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स वाला है, ठीक है, थ्रू ट्रेड रेगुलेशन, इनका ट्रेड रेगुलेट करना है इंडेंजर्ड स्पीशीज का, वॉशिंगटन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीशीज CMS, ठीक है ना। कार्टाजेना प्रोटोकॉल लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से डील करता है। नगोया प्रोटोकॉल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी बेनिफिट शेयरिंग और उनको एक्सेस गवर्न करता है नगोया प्रोटोकॉल। तो ये इतने याद होने चाहिए, जुबान पे रटे होने चाहिए बिल्कुल आपको, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ देख लो। प्रोजेक्ट टाइगर पता ही है 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है टाइगर कंजर्वेशन के लिए। कौन मैनेज करता है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। टाइगर रिजर्व की बात करें, इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व हैं 18 इंडियन स्टेट्स में। सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है? माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसमें कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट टाइगर स्टैंडर्ड्स कैट्स इनिशिएटिव है, ठीक है, कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट टाइगर स्टैंडर्ड। इसमें एक्रेडिटेशन दिया गया है 23 इंडियन टाइगर रिजर्व्स को, ठीक है, इस इनिशिएटिव के तहत 58 में से 23 को एक्रेडिटेशन मिला है कैट्स इनिशिएटिव के तहत। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस को किसने होस्ट किया है? भूटान ने। और सपोर्ट किसने किया है? टाइगर कंजर्वेशन कोalition ने। अब आप सोचोगे कि ये लोग टाइगर कंजर्वेशन कोalition क्या है? ये ग्रुप ऑफ NGOs है जो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगे रहते हैं। इन लोगों ने मिलकर कॉन्फ्रेंस करी है, ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। टाइगर बॉन्ड्स कौन लॉन्च करता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक टू फंड टाइगर कंजर्वेशन। सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फटाफट रिवाइज कर लो। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? वही इंडिया ने जो टाइगर को बिग कैट के प्रोटेक्शन के लिए ना 2023 में लॉन्च किया था इंडिया ने 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बस याद रखना इन 7 बिग कैट्स में पूमा और जगुआर नहीं है। अगर ऑप्शन में पूमा और जगुआर रहे 7 बिग कैट्स में तो उनको काट देना, उसके अलावा सारे सही होंगे, ठीक है। ये याद रखना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में 2023 में लॉन्च किया था। एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया में 1952 में, अभी सिर्फ ईरान में है। और एशियाटिक लॉयन की बात करें तो इंडेंजर्ड है, फाउंड ओनली इन गिर नेशनल पार्क एंड नियर बाई सेंचुरीज इन इंडिया। अच्छा, एशियन एलिफेंट की बात करें तो इंडिया में
नेशनल हेरिटेज एनिमल माना जाता है एशियन एलिफेंट, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कर्नाटक में है, आसम में है, केरला में है, तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है एशियन एलिफेंट, ये चीज़ याद रखना। और याद रखना एलिफेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? माइक, ये साइट्स ने चलाया, ये इनिशिएटिव साइट्स जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है ना, अभी बताया था पीछे माइग्रेशन वाला, वॉशिंगटन कन्वेंशन वाला, उसने चलाया है माइक। और E8 E50 सब में ई आ रहा है, तो मतलब एलिफेंट से रिलेटेड है इनिशिएटिव, राइट। फिर इंडियन राइनो की बात करें तो ये वल्नरेबल है। लार्जेस्ट कौन है? एशियन राइनो स्पीशीज, 80% इन आसम, सबसे ज़्यादा आसम में है ये एशियन राइनो। रिवर डॉल्फिन की बात करें तो सुसु जो डॉल्फिन है वो गंगा में रहती है फ्रेश वाटर में, और जो इरावदी डॉल्फिन है वो चिलिका लेक में रहती है ब्रैकिश वाटर में। 2 तरह की डॉल्फिन इंडिया में है। गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें तो ये इंडेंजर्ड है और फंक्शनली ब्लाइंड होती हैं, इको कोलिशन को यूज़ करती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में। देखो ये सारे स्पीशीज़ ना, जो भी नए स्पीशीज़ हैं, इनको मैंने ऑलरेडी अपने स्पीशीज़ वाले वीडियो में कवर कर रखा है। 15-20 मिनट के वीडियोज़ हैं 2, अगर टाइम मिले तो उनको देख लेना। इसके भी ज़्यादा बियॉन्ड मैंने स्पीशीज़ को डिटेल में कवर किया है, तो वो वहाँ से कवर कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वल्चर थ्रेट्स। वल्चर को पहले याद है किससे थ्रेट होता था? डाइक्लोफेनेक्स है ना, तो अभी उसको रिप्लेस कर दिया गया है। उसके लिए नई नई ये दवाई यूज़ किया जाती है, मेलोक्सिकैम। मेलोक्सिकैम उसको डाइक्लोफेनेक का रिप्लेसमेंट है, मेलोक्सिकैम। और साथ साथ निमेसोलाइड नाम का जो ये ड्रग था, इसको भी बैन कर दिया गया। डाइक्लोफेनेक की तरह निमेसोलाइड को भी बैन कर दिया गया। रिप्लेसमेंट क्या है? मेलोक्सिकम, ये नाम याद रखना। हुलॉक गिबॉन की बात करें तो ये इंडेंजर्ड है, ऑनली ये पे इन इंडिया, वेस्टर्न स्पीसीज है, ठीक है। डुगोंग सी काऊ की बात करें, ये भी वल्नरेबल है, ये ऑनली हार्बिवोरस मैरीन एनिमल है, सिर्फ सरफेस से ब्रीदिंग होती है इसकी। घोल फिश की बात करें तो गुजरात की स्टेट फिश है, स्विम ब्लैडर्स हैं इसके पास, और क्यों ज़रूरी है? मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। रेड सैंडल सबको पता है, एंडेंजर्ड है, नॉन फ्रेग्रेंट सैंडलवुड है, एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश। पुष्पा मूवी देखी है ना, रेड सैंडल्स वाली, वही है ये। यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंटेलिन, रेड पिगमेंट। अच्छा, ढोले जो है एशियाटिक डॉग है, ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलता है। इतने स्पीशीज़ देख लेना, अगर मेरा स्पेशल वाला वीडियो नहीं देखा है तो एटलीस्ट इतने स्पीशीज़ तो देख के चले ही जाना, ठीक है एक बार। केसरी हिंद क्या है? अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई है। टर्टल और टॉर्टॉइज में डिफरेंस क्या होता है? टर्टल सी में होते हैं, कार्निवेरस होते हैं, टॉर्टॉइज लैंड पे होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लो फटाफट। फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76% है। ट्री कवर कितना है? 3.41% है। एब्सोल्यूट फॉरेस्ट कवर में एमपी लीड करता है, परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप लीड करता है। एमपी और लक्षद्वीप के नाम याद रखना। मैंग्रोव कवर में वेस्ट बंगाल लीड करता है। बैम्बू कवर में भी एमपी लीड करता है, ठीक है। रैंकिंग वगैरह मत याद रखो, सिर्फ पहले वाले याद रखो सब में। वेटलैंड्स की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स है, ठीक है, याद रखना। वेस्ट बंगाल से ज़्यादा गुजरात में है। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व एब्सोल्यूट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और परसेंटेज टर्म से बात करें तो पक्के टाइगर रिजर्व है, सबसे ज़्यादा टाइगर वहाँ पे है, ठीक है। एब्सोल्यूट सबसे ज़्यादा इसमें है टाइगर, परसेंटेज टर्म्स में पक्के टाइगर रिजर्व में है, ठीक है, तो ये याद रखना। और परिवेश पोर्टल क्या है? फैसिलिटेट्स एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को फैसिलिटेट करने के लिए परिवेश पोर्टल बनाया गया है। बस इतना याद रखना कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, यूपीएससी यही पूछेगा रिलेटेड टू, ठीक है, परिवेश। कोरल्स इन इंडिया की बात करें तो एब्सेंट इन सुंदरलैंड्स एंड गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है। क्रिप्टोबायोसिस की बात करें तो ये एक ऑर्गेनिज्म स्टेट है विद नो विजिबल लाइफ साइंस, मिनिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कोई ऑर्गेनिज्म जो है जब बिल्कुल ही लाइफ साइंस देना बंद कर दे, लगेगा डेड हो गया, बट थोड़ी थोड़ी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहेगी, उसको बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस। फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस, ये क्या होता है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्शुअली रिप्रोडक्सिंग स्पीशीज, ठीक है। क्रोकोडाइल ऑल्सो नोन एज वर्जिन बर्थ, जैसे कोई सपोज क्रोकोडाइल है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका, और सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है वो, फिर भी उसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। स्टेमेटोलाइट्स क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा कुछ लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर दी गई हैं। रेड सी में रिसेंटली ऐसा मिला स्ट्रक्चर, तो उसको स्टेमेटोलाइट्स बोलते हैं। गुरुदक्षी कर्नाटका में ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम शुरू किया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए, गुरुदक्षी, ठीक है। यूएन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये तो पता ही 1992 की ट्रीटी है, इसका सेक्रेटरीट का है मॉन्ट्रियल कनाडा में। COP16 ये UNCCD का है, डेजर्टिफिकेशन वाला, ये कहाँ पे हुआ? रियाद में हुआ, डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट से डील करता है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड वाइड फंड बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग टूल्स। और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक कौन रिलीज करता है? CBD रिलीज करता है, CBD। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही तो CBD रिलीज करेगा ना। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कब बना? 2010 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। जुरिडिक्शन कहाँ है? ऑल सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल एनवायरमेंट क्वेश्चंस। क्रिमिनल केसेस से डील नहीं करता ग्रीन ट्राइब्यूनल, याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, इसमें जो मेंबर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? चेयरमैन को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसमें जुडिशियल एक्सपर्ट और मेंबर्स भी होते हैं जिसको अपॉइंट करता है सिलेक्शन कमेटी फॉर्म्ड बाय सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है और बोलती है कि आप इनके जुडिशियल एक्सपर्ट्स को भी चुन लीजिए। इनका जो टेन्योर होता है वो 3 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी अर्लियर होगा वो होगा, और इनका रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। साइज मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 हो सकता है फॉर ईच जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स, इतना याद रखना है इसके बाद। अच्छा, ये जो एनजीटी है ना, ये सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले सकता है, किसी भी सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर्स के कोर्ट से बाउंड नहीं है। और इसका जो प्रिंसिपल है, जैसे कि पॉल्यूटर पेज, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को प्रिंसिपल को अप्लाई करने का काम एनजीटी का है। अच्छा, एनजीटीपी के जुरिडिक्शन से कौन कौन चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं? जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट लिस्टेड अंडर एनजीटी जुरिडिक्शन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसलिए इसका नाम याद रखना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है एनजीटी के जुरिडिक्शन में नहीं आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ बात कर लेते हैं। इसको लेके सबसे इंपॉर्टेंट जो अलायंस है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। बायोफ्यूल से तो होगा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है G20 समिट में। इसका पर्पस क्या है? एक कैटालिटिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना टू फॉस्टर ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, ठीक है। और ग्लोबल बायोफ्यूल मेंबर्स की बात करें तो 7 G20 कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका, USA, ठीक है। इनका इतना सा है, ये याद रखना। मेनली इंडिया ने लॉन्च किया है और ग्लोबल बायोफ्यूल नाम से ही पता है क्या करने वाले हैं, ठीक है। मेंबर्स याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। हाइड्रोजन के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो ग्रे और एक ब्लू। ग्रे हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो प्रोडक्शन के दौरान जो CO2 एमिट होता है ना, वो CO2 एमिट ही हो जाता है। फिर CO2 जो प्रोडक्शन टाइम प्रोड्यूस होता है ग्रे हाइड्रोजन में, वो एमिट हो जाता है। लेकिन जब ब्लू कार्बन प्रोड्यूस होता है, ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, तो उसमें जो CO2 एमिट होता है उसको कैप्चर कर लेता है ब्लू कार्बन, तो इसलिए ब्लू कार्बन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दोनों ही तरह के हाइड्रोजन, चाहे ग्रे हाइड्रोजन हो या ब्लू हाइड्रोजन, दोनों के प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। बट ग्रे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो एमिट कर जाता है, और ब्लू हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो कैप्चर करके स्टोर कर लिया जाता है। दोनों ही एक नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं जिसका नाम है स्टीम मेथड रिफॉर्मिंग। क्वेश्चन आ सकता है स्टीम मेथड रिफॉर्मिंग किससे रिलेटेड है? हाइड्रोजन प्रोडक्शन से रिलेटेड, ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूजिटिव एमिशंस की बात कर लेते हैं। कुछ अनइंटेंशनल लीक्स होते हैं पॉल्यूटेंट के, जैसे कभी कहीं सरफेस सील कर दी, पाइपलाइन है, इनसे पॉल्यूटेंट्स निकलते रहते हैं, उनको बोलते हैं फ्यूजिटिव एमिशंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स। रिटैप की बात करें तो US और इंडिया का इनिशिएटिव है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ठीक है। मीथेन हाइड्रेट्स की बात करें, ये बहुत बड़े एनर्जी के सोर्स हैं, नेचुरल गैस में ट्रैप्ड रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। मीथेन आइस भी बोलते हैं इसको। इंडिया में कृष्णा गोदावरी बेसिन में बहुत मिलते हैं। और ये जो इथेनॉल 100 है ना, इथेनॉल 100, ये हाई परफॉर्मेंस इंजन्स के लिए है, याद रखना। 90 से 93% एथेनॉल फ्यूल यूज़ करता है विद हाई ऑक्टेन नंबर। ग्रीन GDP की बात करें, जितनी भी GDP है उसमें से जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ है इकोनॉमिक को ग्रोथ करने में, उसको माइनस कर दो तो ग्रीन GDP आ जाती है। छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है जिसने ग्रीन GDP को अडॉप्ट किया है। GEP क्या है? हमारे एनवायरमेंट, जितने भी हमारे पास एनवायरमेंट प्रोडक्ट हैं उनको हम मॉनेटरी वैल्यू देख के कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट आ जाएगा। उत्तराखंड ने अडॉप्ट किया है GEP का मेथड और छत्तीसगढ़ ने अडॉप्ट किया है GDP का मेथड, ग्रीन GDP का। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस क्या है? ग्लोबल बैंक्स टारगेट कर रहे हैं नेट जीरो एमिशंस बाय 2050, लेकिन इसमें इंडियन बैंक्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। SDG रिपोर्ट की बात करें तो UN देसा ने पब्लिश करी है, इंडिया की 109वीं रैंक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एनर्जी आउटलुक कौन पब्लिश करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउटलुक कौन पब्लिश करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इतनी चीज़ें आपको ये इंडेक्स भी याद रखने हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, पता ही है कि लोकल ग्रुप सर्टिफिकेशन देते हैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को, ठीक है। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो कि लोकल ग्रुप के द्वारा बनाई गई उसको सर्टिफिकेशन मिलता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के तहत। वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक 1 है। ऑर्गेनिक फार्मर्स मतलब अच्छा कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। सिक्किम जो है इंडिया का फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। एग्री वोल्टाइक फार्मिंग की बात करें तो कंबाइंस क्रॉप कल्टिवेशन विद सोलर एनर्जी जनरेशन। क्रॉप कल्टिवेशन भी हो रही है और सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, दोनों चीज़ें कंबाइन कर दी गई इसमें, ठीक है, एग्रीकल्चर में। अच्छा, सेलुलर एग्रीकल्चर क्या होता है? देखो ऐसे क्वेश्चन ना UPSC के फेवरेट होते हैं। दे देगा सेलुलर एग्रीकल्चर होता क्या है, तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जहाँ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं फ्रॉम सेल कल्चर्स, उनको बोलते हैं सेलुलर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एक महर्षि इनिशिएटिव है, ये क्या है? मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। महर्षि मतलब मिलेट्स और एंशिएंट ग्रेन्स रिलेटेड है महर्षि इनिशिएटिव, यही देगा बस, महर्षि इनिशिएटिव रिलेटेड टू, और 4 स्टेटमेंट दे देगा। फूड वेस्ट इंडेक्स क्या है?
यूएनएपी का तरीका है मेजर करने का ग्लोबल फूड वेस्ट, कितना फूड वेस्ट कर रहे हो आप लोग, वो सब मेजर हो रहा है फूड वेस्ट इंडेक्स में, ठीक है। तो खाना खा के फेंका मत करो, पूरा खा लिया करो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ देख लेते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले न्यूज़ है मैस्सिपेट्रिस ऑब्लाक्योलेंटा की। ये एक तरह का फर्न है जो पैसिफिक आइलैंड में पाया जाता है। इस फर्न की खासियत ये है इसके पास जो अर्थ में सबसे लार्जेस्ट जीनोम है इसका। ह्यूमन जीनोम होता है ना, उसका 50 गुना ज़्यादा साइज़ है इसके जीनोम का। बट ये भी पाया गया कि लार्ज जीनोम का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। जीनोम साइज़ का और ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये पाया गया इस स्टडी में। तो याद रखना यूपीएससी ये दे सकता है कि जीनोम साइज़ इतना बड़ा होगा उतना ही ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जीनोम के साइज़ का और ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्सिटी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, नाम से पता लग रहा है आपके बॉडी में कोई एंजाइम डेफिशिएंट है, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दी जा रही है। किसने अप्रूव किया है? यूएस एफडीए ने। इसके लिए एक एडजाइनमा फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड थेरेपी है ये, एडजाइनमा नाम की ये एक थेरेपी है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसको यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है कि बॉडी में एंजाइम वगैरह को इजेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कि एंजाइम काम नहीं कर रहा है या है ही नहीं, ठीक है, कोई डिफेक्ट है आपकी बॉडी में। तो फिर जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिसीज़, इसके लिए यूएस एफडीए ने क्या अप्रूव किया है? जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज़ के लिए कैसगेवी, ये क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बताया था ना Cas9 क्रिस्पर, ठीक है, जिससे प्रोटीन का वो डीएनए कट होता है, वो चीज़ कैसगेवी लिवजेनिया, ये सिकल सेल डिजीज़ के लिए जीन थेरेपी का काम करेगी। यूनिफाइड जीनोमिक चिप, ठीक है, ये जीनोमिक चिप लगाई जा रही है, जैसे गऊ चिप, महिष चिप बुफेलो में लगाई जाएगी, गऊ चिप गाय में लगाई जाएगी, कैटल में। क्यों? जीनोमिक प्रोफाइलिंग के लिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इंडिया में जीनोमिक चिप लग गई मान लो गाय में और भैंसों में, तो फ़ायदा क्या होगा? फार्मर्स को हाई क्वालिटी गाय भैंस आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। इसकी वजह से इंडिया का जो डेयरी सेक्टर का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। हेफलिक लिमिट क्या होती है? हमारी जो सेल जब डिवाइड होती है ना, उनकी मैक्सिमम लिमिट होती है। तो जो सेल जब मैक्सिमम डिवाइड होती है 40-50, ठीक है, एट द रेट ऑफ 40 to 50 पर मिनट ऐसे करके, तो उसमें जब ह्यूमन सेल्स मैक्सिमम सेल डिवीज़न हो जाता है बिफोर सेल बिल्कुल डेड हो जाए, सेनेसेंस आ जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है, सेनेसेंस उस स्टेज को कहते हैं जब सेल बिल्कुल स्टेबल हो जाए, डिवीज़न होना बंद हो जाए उनमें, तो उसके पहले एकदम मैक्सिमम डिवीज़न हो जाता है। एक सेल 40-50 में डिवाइड हो जाती है, वो मैक्सिमम डिवीज़न जो होता है उसको बोलते हैं हेफलिक लिमिट, कि सेल की डिवाइड होने की एक लिमिट है, उसके बाद सेल स्टेबल हो जाएगी, उस लिमिट को बोलते हैं हेफलिक लिमिट। समझ गया ना? नफित्रोमाइसिन इंडिया का पहला एंटीबायोटिक डेवलप्ड है फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। नमस्ते पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजीज़ के लिए। मॉर्बिडिटी कोड आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम का है, ठीक है। नमस्ते पोर्टल याद रखना, ये नमस्ते पोर्टल इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है ना। स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज देगा किसको? आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम्स को, ठीक है। कुछ कोड वगैरह दे देगा इन लोग के नाम को, जो भी चीज़ें इनसे बनेंगी प्रोडक्ट उसको। नॉन शुगर स्वीटनर्स की बात करें तो पता ही कि लो और जो जिसमें कैलोरी नहीं होती स्वीटनर्स है, जैसे एस्पार्टेम, xylitol, स्टीविया, इन सब में बहुत हाई स्वीटनेस इंटेंसिटी होती है कंपेयर टू शुगर, ठीक है। ये नॉन शुगर स्वीटनर्स होते हैं, बट इसमें स्वीटनेस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे xylitol है, नेचुरल शुगर अल्कोहल फाउंड है, ये प्लांट के थ्रू मिलता है। एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, डाइट कोला वगैरह में यूज़ होता है, जो होता है ना जीरो डाइट आजकल आ रहा है कोला पेप्सी में, तो यही मिला रहे हैं, एस्पार्टेम मिला रहे हैं। ग्लिसमिक इंडेक्स क्या होता है? कितनी जल्दी आपका कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आपके ब्लड शुगर को रेस करता है, ठीक है, वो बताता है ग्लिसमिक इंडेक्स, ठीक है। एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है? स्टरलाइजिंग एजेंट है, जो कि जैसे स्पाइसेस वगैरह बिकते हैं ना मार्केट में, तो उसको स्टरलाइज ना हो पाए, ख़राब ना हो, इसलिए उसमें एथिलीन ऑक्साइड मिलाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक चले, उसमें पैथोजेंस ना आने पाए। इसलिए कभी सड़क किनारे जो मसाले मिल रहे होते हैं ना, वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसमें ये सब नहीं मिलाते। इसलिए जो महंगे वाले आते हैं पैकेट में बिल्कुल अच्छे से पैक्ड रहते हैं, उसमें ये चीज़ें डाल के दी जाती हैं ताकि कोई पैथोजेंस ना लगे। स्पाइसेस वगैरह क्योंकि खुले में बिकते हैं, इसमें बहुत ईजी होता है पैथोजेंस का लगना। तो FSSAI जो है इथाइलाइन गैस को अलाउ करता है, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग के लिए भी अलाउ करता है। अच्छा, गावी अलायंस क्या है? इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए पुअर कंट्रीज़ में, ठीक है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ देख लो। सबसे पहला भाषणी प्रोजेक्ट, सिर्फ ये जो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है ना, उसके तहत बनाया गया है, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, उसको ट्रांसलेट कर सके, एक्सेसिबल बना सके AI पावर्ड, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए जितनी भी लैंग्वेजेस हैं 22, इन सबको एक्सेसिबल बनाया जाए लोगों के लिए, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। तो भाषणी प्रोजेक्ट बनाया गया लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन भी चल रहा है, जो कि डिजिटल सर्विसेज पे
22 इंडियन लैंग्वेजेस को एक्सेसिबल बनाने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा ऑब्वियसली। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है, आप ब्रेन से कुछ सोचो और आपका डिवाइस वो काम कर दे, ब्रेन टू डिवाइस कम्युनिकेशन, ठीक है। ऐसे 2 डिवाइसेस बने हैं अभी तक, न्यूरालिंक और ईईजी। तो जो न्यूरालिंक होता है वो इन्वेजिव होता है, मतलब वो जो चिप होगी न्यूरालिंक वाली वो आपके ब्रेन के अंदर डाली जाएगी, इंप्लांट किया जाएगा डिवाइस आपके ब्रेन के अंदर, तो इसलिए इसका जो रेजोल्यूशन है वो हाई होगा। और जो नॉन इन्वेजिव है वो ईईजी, नॉन इन्वेजिव मतलब आपके हेड के स्कैल्प पे लगा दी जाएगी, ऊपर टच कर दी जाएगी, आपके हेड पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएंगे, तो इस पर रेजोल्यूशन कम आता है, ठीक है। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस याद रखना, ये ब्रेन टू डिवाइस कम्युनिकेशन ये बहुत चीज़ों में काम आता है। सपोज आपका ब्रेन बिल्कुल डेड हो चुका है तो भी आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे के, लाइक कप होल्ड कर लिया, ठीक है, कप होल्ड हो गया, या ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन आपने रोबोटिक आर्म्स मूव करवा लिए, ठीक है, तो ये आगे चल के इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। अच्छा, मजूराना 1, ठीक है, ये क्या है, ये क्वांटम प्रोसेसर है, बस इतना याद रखना है। मजूराना 1 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का क्वांटम प्रोसेसर है, ठीक है। ऐसे ही गूगल का भी क्वांटम प्रोसेसर, उसका क्या नाम है, विलो। IBM का भी क्वांटम प्रोसेसर, उसका क्या नाम है, आरजेड हेरॉन। तो ये क्वेश्चन आएगा कि मनोरंजना 1, विलो, आरजेड हेरॉन, ये सब क्या है, ये सब क्वांटम प्रोसेसर्स हैं। अच्छा, अमेजॉन ने एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप डेवलप करी है, उसका नाम है ऑसेलॉट, ठीक है, ताकि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में जो करेक्शन का चैलेंजेस आता है ना उसको दूर किया जा सके। तो अमेजॉन का है ऑसेलॉट, ये क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। और ये जो है मजूराना 1, विलो, आरजेड हेरॉन, ये क्वांटम प्रोसेसर है, इतना याद रखना। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो के पहले तो व्हीकल इंजन्स की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारी PSLV है, ठीक है, उसमें पहला जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें सॉलिड यूज़ होता है, सॉलिड इंजन यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि STBP यूज़ होता है। STBP ये कब होता है, PSLV के फर्स्ट और थर्ड स्टेज में ये सॉलिड यूज़ होता है, STBP, ठीक है। और इसके PSLV के सेकेंड और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, लिक्विड विकास, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपेलेंट, ठीक है, विकास, यानी कि जो व्हीकल इंजन से पहले सॉलिड रहेंगे फिर लिक्विड होंगे, ठीक है, प्रोपेलेंट्स हैं ये याद रखना। और फिर क्रायोजेनिक कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये GSLV में यूज़ होते हैं, GSLV लॉन्च व्हीकल्स में, ठीक है। इसका नाम है जैसे E20 हमारा एक क्रायोजेनिक है, ठीक है, और ये विकास क्या है, लिक्विड है। STBP वगैरह क्या है, ये सॉलिड है, राइट, इस तरह से चीज़ें याद रखना। अच्छा, इसरो ने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया जिसका नाम है पुष्पक, मतलब ये प्लेन जैसा होगा, जैसे अभी हमारे जो ऊपर जाते हैं सैटेलाइट्स वगैरह वो रीयूज़ नहीं हो पाते, तो हमारे लॉन्च व्हीकल्स जो है वापस नहीं आ पाते, जाते हैं स्पेस में, तो वहीं पे वो सस्टेनेबल नहीं है और कॉस्ट भी हमारी वेस्ट होती है फालतू। अब ऐसे लॉन्च व्हीकल्स बनाए जाएंगे जो वापस आ सकें, मतलब एक प्लेन की तरह होंगे, उसमें विंग्स होंगे, विंग्ड व्हीकल्स होंगे वो, ठीक है, वो वापस अर्थ में आ सकते हैं प्लेन की तरह ग्लाइड करते हुए और रनअवे पे लैंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लॉन्च व्हीकल्स का नाम है पुष्पक। इसको अगर RLVTD लिख दे तो कन्फ्यूज मत होना, RLVTD का यही फुल फॉर्म है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, बस इतना याद रखना। इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन क्या है, इसरोज अर्थ बेस्ड स्टिमुलेशन इन लद्दाख टू मिमिक स्पेस कंडीशन। लद्दाख में स्पेस लाइक कंडीशन बनाई जा रही हैं ताकि सारे एक्सपेरिमेंट लद्दाख में ही हो जाए, ठीक है। तो स्पेस मिशन एनालॉग एक नकली स्पेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है सिमुलेट करने के लिए स्पेस लाइक कंडीशन को। नाविक की बात करें तो पता ही है, इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। जापान का क्या है, QZSS। US का क्या है, GPS, जो सब लोग यूज़ करते हो। रशिया का ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो और चाइना का बेडू। ये मैथ तो कॉलम करने में आ चुका है पहले, शायद फिर दे दो तो एक बार रिवाइज कर लेना। मेस टेलीस्कोप क्या है, ये गामा रे टेलीस्कोप है ताकि हाई एनर्जी कॉस्मिक फेनोमेना जैसे कि ब्लैक होल्स पल्सर्स को मेजर किया जा सके, नोटिस किया जा सके, ठीक है, ऑब्जर्व किया जा सके, स्टडी किया जा सके। गगन क्या है, गगन इनिशिएटिव इसरो और AAI का है, ठीक है। नेविगेटिंग सिस्टम है ये भी एक, फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और क्रॉप पे स्प्रे वगैरह करना हुआ ऊपर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, तो ये गगन हमारा यूज़ करते हैं नेविगेशन सिस्टम। तो गगन याद रखना कौन यूज़ कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो, ये दोनों यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है, गगन नेविगेशन सिस्टम को। अच्छा, यूनिवर्स का कंपोजिशन में 5% मैटर है, 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर क्या होता है, एक ऐसा मैटर जो कि लाइट से इंट्रैक्शन नहीं करता इसलिए वो डार्क है, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस फील होता है। डार्क एनर्जी क्या है, एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स जिसकी वजह से यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड होते चला जा रहा है। बस इतना डिफरेंस याद रखना और इनका कंपोजिशन याद रखना। लास्टली हम डिफेंस रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। अलग अलग कंट्री के मिसाइल डिफेंस सिस्टम देख लो। थाड़, पैट्रियट, ये सब USA का है। आयरन डोम बहुत फेमस है, इसराइल का है। विशोरैड्स, अक्षतीर, सी डोम, ये सब इंडिया के हैं, ठीक है। विशोरैड्स, अक्षतीर, सी डोम ये इंडिया के हैं, याद रखना मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अच्छा, अस्त्र मिसाइल क्या है, DRDO की इंडिजियसली डेवलप्ड मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अब इसको BVR
AAM बोलते हैं, VVRAAM मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई टारगेट है बियॉन्ड 100 किलोमीटर जो कि डायरेक्ट विजुअल कॉन्टैक्ट में नहीं है इस मिसाइल के, फिर भी ये उसको अटैक कर देगी यार, ठीक है। डायरेक्ट दिख नहीं रही है, 100 किलोमीटर दूर है, फिर भी अटैक कर देगी। तो DRDO की अस्त्रा मिसाइल याद रखना। वरुणास्त्र, ये DRDO का एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है। मतलब ये क्या करेगा, जो सबमरीन्स को टारगेट करेगा। अगर कोई शैलो वाटर में, डीप वाटर में कोई सबमरीन हमारी तरफ आ रही है, उसको टारगेट करके अटैक कर देगा। तो ये जो वरुणास्त्र है ये एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है। तो ये हैवी वेट होगा ना। हैवी वेट क्यों होगा, ताकि सबमरीन को टारगेट करके सबमरीन ध्वस्त हो जाए, इसलिए हैवी वेट होना ज़रूरी है इसका। दूसरा, ये शिप से लॉन्च होगा और इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड होगा। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको प्रोपेल करने के लिए वरुणास्त्र को। तो वरुणास्त्र क्या है, एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है। तो हमने डिफेंस तक का देख लिया, राइट। अभी हम कुछ मिसलेनियस में जब शाम को कवर करेंगे ना 4 बजे वाले लेक्चर में, तो उसमें हम नोबेल प्राइज़ वगैरह भी देख लेंगे। उसमें बाकी करंट अफेयर जो पॉलिटी इकोनॉमी रिलेटेड है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की, वो सब शाम को 4 बजे मिलते हैं, फिर कवर करते हैं। फिलहाल एनवायरनमेंट और साइंस में इसी के PDF को 3-4 बार रिवाइज कर लेना, आधे घंटे में हो जाएगी 3-4 बार रिवाइज। तो ये हम आपके करंट अफेयर्स गलत नहीं होंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।